नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं श्रमोदय आवासीय विद्यालय के बारे में, जो कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में संचालित है। तो इसकी प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है, कौन-कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है और क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, इसमें क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी बताया जा सके। इसके साथ ही बताएँगे कि इसका पेपर कब होता है, कब होगा और कितने नंबर का पेपर होगा, क्या-क्या टॉपिक आएँगे, क्या-क्या सब्जेक्ट रहेंगे उसमें, सब कुछ, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पाल्यों के लिए पूर्णतया निःशुल्क आवासीय विद्यालय। इसका मतलब क्या है कि जो कामगार श्रमिक हैं, ठीक ना? जो काम करते हैं श्रमिक, जो पंजीकृत हैं, जिनका अपना कर्मकार बना होगा, वो क्या कर सकते हैं, इसमें निःशुल्क आवासीय विद्यालय के लिए जो उनके बच्चे हैं, वो इसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। यानी इसके लिए यही एलिजिबिलिटी है कि आप पंजीकृत निर्माण श्रमिक हों। ठीक है? अब देखते हैं एक-एक करके पूरा इसके बारे में जानकारी। तो इसमें हम यहाँ पर देखिए उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका पहला उद्देश्य है तो पंजीकृत जो श्रमिक हैं, उनके बालक-बालिकाओं को पूर्णतया शिक्षा प्रदान कराना। इन विद्यालय के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक हों या बालिका, उनका क्या करना शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास करना एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्र-छात्राओं को विकास के समान अवसर प्रदान कराना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है? अब अगला देखते हैं मतलब एक इसका उद्देश्य है श्रमोदय विद्यालय का। श्रमोदय विद्यालय हमने आपको बताया कि कहाँ-कहाँ पर है, 4 जगह मध्य प्रदेश में ये संचालित है। तो उसी के बारे में चयन किस आधार पर होगा? तो चारों जो आवासीय विद्यालय है, वो किस-किस क्लास के लिए 6वीं के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, 7वीं के लिए, 8वीं के लिए और 9वीं के लिए। तो जब आप 6वीं के लिए आवेदन करेंगे, तो आप 5वीं में भी पढ़ रहे होंगे। जो अभी 6वीं में पढ़ रहे होंगे, वो 7वीं के लिए आवेदन करेंगे। जो 8वीं में पढ़ रहे होंगे, वो 7वीं जैसे जो 8वीं में पढ़ रहे होंगे, वो 9वीं के लिए आवेदन करेंगे। जो 7वीं में पढ़ रहे हैं, वो 8वीं के लिए। तो एक कक्षा पीछे अभी पढ़ रहे होंगे, तब आप अगले कक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? इसमें छात्राओं का जो चयन है, वो जो प्रवेश परीक्षा होता है, उसके माध्यम से किया जाएगा। अब प्रवेश परीक्षा किस तरीके का होगा? वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। जैसे होता है ना कि आपका एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए किसी भी प्रकार का कि निम्नलिखित में से पहचानिए। अब इसमें से आपको पहचानना है, ये 4 ऑप्शन दे देंगे, जो सही लगेगा आपको उसको आपको टिक करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका प्रश्न रहेगा, लेकिन इसको आपका ओएमआर शीट के बेस पर आपको भरना रहेगा। अब देख लेते हैं कि जो प्रवेश परीक्षा है, किस-किस माध्यम से किस-किस सब्जेक्ट में होगा और किस माध्यम से। तो ये आपका जो प्रवेश परीक्षा होता है, उसमें 2 माध्यम रहेगा, हिंदी रहेगा और इंग्लिश। यानी इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं और हिंदी मीडियम दोनों कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ ही जब देखते हैं इसमें, तो इसमें प्रवेश परीक्षा में कौन-कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक अपना रहेगा? हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, समाजीय विज्ञान, पर्यावरण रहेगा और सामान्य अभिरुचि एवं तर्कशक्ति। इसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनिंग बोलते हैं। प्रश्न पत्र जो होगा कितने अंक का होगा? 100 अंक का पूरा प्रश्न पत्र होगा। इसमें देखते हैं, ये देखिए हिंदी है। हिंदी में 15 प्रश्न आएँगे, 15 अंक के, यानी सभी एक क्वेश्चन रहेगा, 1 अंक का क्वेश्चन रहेगा। समय कितने घंटे दिया जाएगा? 2 घंटे समय दिया जाएगा। हिंदी के लिए 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, अंग्रेजी के लिए 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, गणित के लिए 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, सामाजिक विज्ञान 15 क्वेश्चन, विज्ञान 15, सामान्य अभिरुचि एवं तर्कशक्ति ये 25 नंबर का रहेगा। सबसे आसान यही होता भी है और ये आपका 25 नंबर का रहेगा। यानी आप इसको चाहे तो इसको पूरा के पूरा कर सकते हैं, ठीक है? रीजनिंग अगर आप समझ रहे हैं, तो आप ये 25 में 25 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं कि अभ्यर्थी को चयन हेतु प्रवेश परीक्षा में कम से कम आप 33% अंक प्राप्त करेंगे, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। यानी 33% प्राप्त करना अनिवार्य ही है। 33% से नीचे अगर हैं, तो फिर आपका चयन नहीं होगा और वैसे जो है आपके मेरिट के बेस पर जो रहेगा, वो चयन किया जाएगा। अब देखिए कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं में प्रवेश हेतु मतलब आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम अध्ययनरत कक्षा के माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश के स्तर का होगा। कुछ प्रश्न इससे उच्च स्तर के भी हो सकते हैं,
यानी आपका जो जैसे मान लीजिए 6वीं में जो कक्षा पढ़ रहा है, जो बच्चा 6वीं के लिए आवेदन करना चाहता है, यानी 5वीं में पढ़ रहा होगा, जो 5वीं में पढ़ रहा है तो उसका 5वीं के बेस का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि वो 5वीं का ही स्टैंडर्ड लेवल हो, ठीक ना। 5वीं में जैसे मान लीजिए कुछ भी टॉपिक दिया गया है तो उसी का स्टैंडर्ड लेवल पूछा जा सकता है आपसे। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तिथियां दिया गया है। इसका आवेदन देखिए, जो विज्ञप्ति इसका निकला है 30 दिसंबर को, ये नोटिफिकेशन निकला था। आवेदन जो भरने का स्टार्ट हो गया था तिथि, वो 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था, यानी 30 जनवरी से इसका आवेदन भरा जा रहा है। सॉरी, 10 जनवरी से 10 जनवरी से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी है। अब प्रवेश परीक्षा जो होगी आपकी, वो 9 फरवरी को सुनिश्चित की गई है, रविवार को। कब से कब? दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। अब इसका प्रवेश परीक्षा देखते हैं तो समोदय जो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के छात्र छात्राओं का प्रवेश हेतु श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अब कुछ जिला के हिसाब से इसमें संख्याएं दिया गया है कि किस जिले का कितना सीट है, ठीक ना, उसी के बेस पर उसका रखा जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ सीटों का वितरण किस आधार पर किया गया है। श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल, इंदौर, इन सबका कक्षा 6वीं हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए 160 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं में पूर्ण शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी जो जो 5वीं में पढ़ रहा होगा बच्चा, उसके लिए 160 सीटों के लिए किया जाएगा, ठीक ना। प्रत्येक जो विद्यालय है, एक विद्यालय में 160 सीट होते हैं, तो उस सारे जिले के हिसाब से, यानी आप देखिए 160 हो गया इसमें, 160 इसमें, 160 इसमें, 160 इसमें, ठीक है। तो यानी 16 दूना 32, 16 48, 16 चौको 64, यानी 640, ठीक ना। 640 पूरे आप कहेंगे 5वीं में जो बच्चा पढ़ रहा होगा पूरे मध्य प्रदेश से, 640 सीट उनके लिए है, पूरे स्कूल के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक स्कूल के लिए कितना है? 160 है। अब जो 6वीं में प्रवेश लेना चाहता है उनके लिए तो ए है, लेकिन 7वीं, 8वीं, 9वीं के लिए क्या है कि जो सीट अगर वहां बची होंगी उसी में उनका प्रवेश किया जाएगा, और बाकी का नहीं हो सकता, ठीक ना। योग्यता के बारे में देखते हैं तो क्या बोल रहा है, अभ्यर्थी के माता पिता जो है वो कर्मकार, यहाँ बोल रहा है ना, कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो, उनके पास वैध पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जिस श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश करना चाहता है, निर्माण श्रमिक का पंजीयन उस श्रमोदय विद्यालय से संबद्ध जिले से हो, ठीक है। अगला क्या बोलता है कि प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी उस जिले जिससे संबद्ध श्रमोदय विद्यालय में वह प्रवेश लेना चाहता है या चाहती है, किसी सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से योग्य प्रमाण पत्र बी सहित होना चाहिए, और वो 5वीं, 6वीं या 7वीं, 8वीं में पढ़ रहा हो। ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता संबल योजना में पंजीकृत हैं, यदि वे भवन और कर्मकार के रूप में पंजीकरण की पात्रता रखते हैं, तो वे उनके माता पिता द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र जो है उसको देखते हैं तो वो हर जिले के मुख्यालय पर बनाया जाएगा, ठीक है। और इसमें बोला है कि किसी अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र परिवर्तन की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को मूल प्रवेश पत्र के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी या सम्मिलित नहीं होगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के फोटो युक्त तो मूल पहचान पत्र की जांच की जाएगी। मूल पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, बैंक पासबुक ले जा सकते हैं, विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं, ठीक है। इन सबको ले जाने के बाद ही आपका वहां पर प्रवेश हो पाएगा। जैसा कि हमने बताया कि परीक्षा का भाषा क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा होगा। आयु की सीमा यहाँ है 1/4/2025 से गणना की जाएगी कि आपकी आयु क्या हो रही है। यहाँ पर आपका बताया गया है कि जो 6वीं में प्रवेश लेना चाहता है उसका जन्म तिथि 1/4/2012 से 31/3/2015 के बीच का होना चाहिए, यानी 1/4
से पीछे का ना हो और 31/3/2015 के आगे का ना हो। यानी यहाँ पर 1/4/2015 का अगर अभ्यर्थी होगा तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि इसके बीच का हो, इसके भी बीच का हो, ये 7वीं के लिए, ये 8वीं और ये 9वीं के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बोल रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 के अंतर्गत विशेष परिस्थिति में आयु सीमा में छूट दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। उत्तर अंकित करने का विधि, किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर भरना है, वो ओएमआर शीट होता है, ओएमआर शीट पर ऐसे रहता है, उसमें ऐसे टिक करना मतलब गोला भरना होता है। तो क्या है, ओएमआर शीट पर नीले या काले जो पेन है, बॉल पेन, उसका उपयोग करके आपको भरना है। जेल पेन का उपयोग नहीं करना, जो ऐसे ऐसे रखते हैं तो चल जाता है। ऐसा पेन रखना है जो बढ़िया से हम जहाँ चाहें वहाँ चलाएं, ऐसा ना रहे कि पता चले यहाँ हमने ऐसे किया तो इधर फैल गया, फैलने वाला ना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आप क्वेश्चन के लिए एक ही पर आप टिक करेंगे, एक से अधिक पर करेंगे तो वो कट जाएगा आपका, मतलब उसका नंबर नहीं मिलेगा। या फिर आप जैसे मान लीजिए इसको आप कर लिए, फिर आप चाह रहे हैं कि हम इसको भी कर दें, एक से अधिक पर करेंगे तो भी गलत, और अगर आप जो गलत किए हैं वो तो गलत ही रहेगा। इसमें ऋणात्मक अंक नहीं है, अगर आपका गलत हो जाता है तो माइनस मार्किंग आपका नहीं है, मतलब नंबर आपके कम नहीं होंगे। जितने क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वेश्चन सही रहेंगे उसी के बेस पर आपको नंबर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे, उनमें से केवल एक ही उत्तर आपका सही रहेगा और सही उत्तर को ही आपको देना है। ठीक है, अब प्रश्न पत्र हल करने का कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर आपको क्या है कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसके बाद क्या है, किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में बैठने को नहीं दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बाद क्या है कि आप इसका जो आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं, तो ये एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से चाहें तो जाकर कर सकते हैं। श्रमोदय आवासीय विद्यालय का 2025 का वहाँ पर पॉपअप खुल करके आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे आवेदन के लिए, तो वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से आवेदन जो पूर्णतः है वो निःशुल्क है, इसमें आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। जो प्रवेश पत्र है वो पेपर के जो आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि, जो हमारा अंतिम तिथि 30 तारीख है, तो 30 तारीख के 7 दिन के उपरांत प्रवेश पत्र जो है वो आपका इस ऑफिशियल वेबसाइट mpsos.nic.in से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ जिले का विवरण दिया गया है कि कौन सा जिला किस में आएगा, किस आवासीय विद्यालय में, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए और देखिए कि आपका जिला किस में है इसमें से। ठीक है, देखिए भोपाल में कौन कौन सा है, जो संभाग होगा उसी संभाग से आएगा। जैसे भोपाल में भोपाल, होशंगाबाद और सागर और इंदौर संभाग, ठीक ना, ये संभाग के जो जो जिले होंगे तो वो इसमें आ जाएंगे, मतलब सॉरी सागर तक आएंगे। भोपाल, होशंगाबाद और सागर, ये 3 जिले भोपाल के अंतर्गत हैं। इंदौर के अंतर्गत 3 जिले हैं, इंदौर, उज्जैन, सॉरी 2 ही जिले हैं, इंदौर और उज्जैन। ठीक है, ग्वालियर में चंबल, ग्वालियर, जबलपुर में जबलपुर, रीवा, शहडोल, इसमें आपके 3 जिले मिलेंगे, मतलब 3 संभाग मिलेंगे। अब इस संभाग के अंतर्गत जो जो जिले होंगे वो सारे जिले इसमें कवर होंगे। तो आप जिस संभाग में आते हो, आपका जो जिला होता हो, तो आप उसी के बेस पर इसका आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रीवा का स्टूडेंट है तो वो किस में जाकर कर सकता है, जबलपुर का ही वो अभ्यर्थी के लिए एलिजिबल रहेगा। ऐसे ही आप अगर ग्वालियर के हैं तो ग्वालियर के लिए, दतिया के हैं फिर भी आप ग्वालियर के लिए, आप दतिया के हैं सोचे हम इंदौर ले लें, नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार देख लीजिए कि आप कौन से जिले के स्टूडेंट हैं और आप कौन से संभाग में आते हैं, उसी के हिसाब से आपको वो आवासीय विद्यालय चयन करना पड़ेगा। उसी आवासीय विद्यालय में आप भर सकते हैं आवेदन। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें हम देख लेते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लगने वाला है। तो प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी जो है उनके लिए कुछ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका हो जाता है, पहला चीज तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये आपको जानना जरूरी है। तो आपका जैसे आधार कार्ड हो गया, ये रहना चाहिए। कर्मकार हमने बताया कि कर्मकार रहेगा, उसके बाद ही आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वो नंबर जैसे डालते हैं आप
अपना समग्र आईडी का, तो वो ले लेता है। जैसे आप अपने पापा का समग्र आईडी नंबर डालेंगे, जैसे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अभिभावक का और स्टूडेंट का, उन दोनों का समग्र आईडी जब वहाँ पर करेंगे ऑटोमेटिक पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा। जो डिटेल मांगी जाएगी आपको भरना होता है। लेकिन मान मान लीजिए अगर आपका चयन हो जाता है तो उसमें क्या-क्या लगेगा उसके बाद, पहचान पत्र, श्रमिक का अद्यतन वैध ऑनलाइन पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मकार, जो यहाँ पर देखिए कर्मकार बोल रहा है ना, कर्मकार लगेगा। इसके बाद क्या है, निवास का प्रमाण पत्र चाहिए, अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र, पूर्व विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी जिसे हम लोग टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद अभ्यर्थी एवं अभिभावक का आधार कार्ड, अंतिम उत्तीर्ण कक्षा की अंक सूची, परिवार का आय प्रमाण पत्र, परिवार की समग्र आईडी, अस्थायी जाति प्रमाण पत्र और अभ्यर्थी अभिभावक के पासपोर्ट के 6 फोटो लगेंगी। इसके बाद अभ्यर्थी का शासकीय चिकित्सा द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको देना पड़ेगा। कब? ये चयन के बाद। ये आरक्षण के बाद बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है। और अनुसूचित जो अनुचित साधन है, यानी आप किस किस चीज का उपयोग कर सकते हैं परीक्षा में, मतलब किसी भी प्रकार का आप डिवाइस नहीं ले जा सकते वहां पर। आपको वहां पर बेवकूफ़ी या फिर किसी से नकल वकल करने का जरूरत अगर नहीं करना है, अगर मान लीजिए उसमें पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सभी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप समझ चुके हैं कि आपको इसका जो आवेदन है उसको भरने के लिए क्या-क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, धन्यवाद। और अगला वीडियो आपको बताएंगे कि आप इसका आवेदन कैसे भर सकते हैं, तो आप लोग अगला वीडियो देखना भी बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।